दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर आदरणीय बलराम जी शुक्ल, जो प्राकृत के अच्छे विद्वान हैं और अभी हाल ही में शिमला में जो राष्ट्रपति भवन की तरफ से इंडियन एडवांस स्टडी सेंटर चलता है, 2 वर्ष स्कॉलर के रूप में आपने काम किया है। जो प्राकृत की कविताएं हैं उनके चारुत्व ऐसे विषय पर एक अच्छे फेलोशिप आपने प्राप्त की है और प्राकृत में अच्छी कविता भी लिखते हैं, लेख भी लिखते हैं और अपने विषयों पर भी अनुसंधान परक लेख लिखते हैं। ऐसे परम आदरणीय प्राच्य विद्या के मनीषी युवा मंत्री आदरणीय डॉक्टर बलराम शुक्ल जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात प्रस्तुत करें। पणमः पणय पकुव्य गौरी चरणगलग प्रतिबिंबम दस पुनः दप्पणेस्मि केयारः तणुहरं वृद्धम् तं नमः जस्सवच्चेलच्चिमुहं पुत्थुहं निसङ्कन्तं दीसैमपरिहीणं ससिबिम्बं सूरबिम्बव्व। इस महनीय सभा के अध्यक्ष जी आचार्य सुदीप जैन जी, यहाँ उपस्थित विद्वानों में अनेक हमारे गुरुवर्य तथा अग्रज बैठे हुए हैं, प्रोफेसर रविंद्र वशिष्ठ जी, प्रोफेसर दयाशंकर तिवारी जी और जय कुमार उपाध्याय जी, सभी लोगों को प्रति मैं प्रणाम निवेदित करके अपनी बात प्रारंभ करता हूं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं प्रोफेसर कल्पना जी का, जिन्होंने मुझे मंच पर कुछ कहने के लिए आमंत्रित किया। धर्मेंद्र जी का भी अभिवादन जो यहाँ संचालन कर रहे हैं। ये जो इस शोध पत्र की समस्या है मुख्य, वो ये है, उसका मुख्य बिंदु ये है कि प्राकृत काव्य जो है वो परंपरा प्राकृत और संस्कृत को अलग अलग नहीं देखती। यद्यपि प्राकृत भाषा और प्राकृत साहित्य को संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य से अलग करने के बहुत सारे प्रयास कुछ लोगों के द्वारा किए जाते रहे हैं और वो निहित स्वार्थ, साम्राज्यवादी स्वार्थ और वो साम्राज्यवादी औपनिवेशिक स्वार्थी लोगों के जो का अनुसरण अनुगमन करने वाले भारतीय विद्वान हैं, उनके द्वारा भी ये निरंतर एक डाइकोटमी क्रिएट की गई है कि ये दोनों भाषाएं और दोनों साहित्य जो हैं वो अलग अलग तरह के हैं। एक सबाल्टर्न है और एक बुर्जुआ है, एक सर्वहारा है, वगैरह वगैरह, जो कि पाश्चात्य देशों की बनी बनाई एक डाइकोटमिक वर्गीकरण है, वो भारत में एज इट इज चिपकाने के लिए जो उत्सुक रहते हैं ऐसे लोगों के द्वारा ये काम किया गया है। लेकिन अगर हम मूल ग्रंथों के मूल स्रोतों का अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि इस प्रकार का विद्वेषपूर्ण संबंध भारतीय भाषाओं में नहीं रहा है। पोषक पोषक संबंध रहा है, दोनों एक दूसरे को उन्होंने प्रभावित किया है, सुशोभित किया है, परिष्कृत किया है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये कहने के बावजूद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि कहीं चूंकि दोनों भाषाओं में कालिक अंतर है, दोनों अलग अलग तो हैं और बहुत समय तक एक साथ भी रहे हैं, लेकिन बिल्कुल साइमल्टेनियस नहीं है, क्योंकि भारत में भाषाओं में एक साइमल्टेनियस ऑर्डर रहा है। तो ध्वनि वितरण की दृष्टि से दोनों भाषाएं अलग अलग काल की हैं, इसमें किसी को भी संदेह, जो वैज्ञानिक दृष्टि से देखेगा उसको संदेह नहीं हो सकता। तो उसके नाते यद्यपि प्राकृत की कविताएं संस्कृत काव्य शास्त्रों के निकष पर हमेशा कसी जाती रही हैं, लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि क्या संस्कृत काव्य शास्त्र पूरी तरह से यह कार्य करने में समर्थ है? क्या प्राकृत कविता की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कि संस्कृत काव्य शास्त्र को अतिक्रांत कर जाती हैं? तो काव्य शास्त्र के विद्वान तिवारी सर बैठे हुए हैं। मेरा जो विषय है प्राकृत काव्य के आलोक में भारतीय साहित्य शास्त्र का पुनरावलोकन,
तो इसमें 4 ऐसे प्रसंगों की चर्चा मैं करना चाहूंगा जिसमें भारतीय जो काव्यशास्त्र है, हम संस्कृत काव्यशास्त्र उसको नहीं कह सकते वस्तुतः, क्योंकि हम नाट्यशास्त्र को भी संस्कृत नाट्यशास्त्र नहीं कह सकते, नहीं कहते, क्योंकि वो एक ही नाट्यशास्त्र, एक ही साहित्य शास्त्र है जिसमें विविध भाषाओं की चर्चा की गई है। तो जो भी भारतीय साहित्य शास्त्र, उसमें संस्कृत और प्राकृत दोनों की बात होती है। तो अत्यंत निकटता होने के बावजूद कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिसमें संस्कृत जो है, जो हमारा पारंपरिक काव्यशास्त्र है, वो प्राकृत की कविताओं का पूर्णतया विवेचन नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर हम प्राकृत कविताओं को ध्यान में रखेंगे तो हमारी जो संस्कृत जो हमारा काव्यशास्त्र है, अगर फॉर द टाइम बीइंग अगर हम संस्कृत काव्यशास्त्र कह दें उसे, या भारतीय काव्यशास्त्र कह दें, उसकी सीमाओं में विस्तार की संभावना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोपोजिशन है। मुझे पता नहीं कि मैं कितना कह पाऊंगा, लेकिन शुरुआती सारी चीजें मैं छोड़ देता हूँ। प्राकृत के सौंदर्य की प्रशंसा जो है वो तो सभी लोगों ने की है। संस्कृत वालों ने, अगर संस्कृत कविता को संस्कृत वालों की कविता माने तो उसमें प्राकृत कविता के प्रति प्रशंसा के अतिरिक्त और कोई शब्द आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो सामान्यतया ये धारणा है कि प्राकृत कविता का अध्ययन जो है वो संस्कृत छाया से हो सकता है, और सही भी है कि 90 से 95% तक ये काम आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। उसमें काव्यार्थ की भाषिक विशिष्टताओं के कारण प्राकृत कविता में काव्यार्थ की नवीन संभावनाएं प्रकट होती हैं। और प्राकृत साहित्य का सूक्ष्म अवलोकन किया जाए तो हमें ऐसी स्थितियां दिखाई पड़ती हैं कि केवल संस्कृत अनुवाद या किसी भी अनुवाद से उनको प्रकाशित नहीं किया जा सकता। और तो हम अब चर्चा करते हैं प्राकृत कविता के अपरिभाषित चारुत्व प्रसंग। जो हमारे ट्रेडिशनल जो हमारा रेटोरिक्स है, काव्यशास्त्र है, उसमें ये चीजें नहीं कही गई हैं। क्यों नहीं कही गई हैं? या तो उनके कहने की परंपरा रही हो, परंपरा नष्ट हो गई हो, या फिर संस्कृत का पर बहुत ज्यादा ध्यान देने के लिए या संस्कृतिक चक्षुष्क होकर के देखने के कारण प्राकृत के ये प्रसंग जो हैं वो लिए नहीं जा पाए हैं। तो उन प्रसंगों को परिभाषित करने के लिए भारतीय काव्यशास्त्र में नवीन मानदंडों को जोड़ने की आवश्यकता होगी, या जो पहले से विद्यमान मानदंड है उनके क्षेत्रों को विस्तृत करने की आवश्यकता होगी। और ये आप को आश्चर्य होगा कि ऐसा हुआ भी है कई बार, और प्राकृत के अनेक काव्य ऐसी हैं जिसमें आपको, जो उदाहरण के लिए गाथा छंद और आर्या छंद, हमें सामान्यतया ये समझते हैं कि गाथा का ही संस्कृतिकरण करके आर्या प्राप्त की गई है, इसलिए जब भी हम गाथा को मापते हैं, गाथा का मूल्यांकन करते हैं, तो वही आर्या के लक्षणों पर कर देते हैं, जैसे यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीय की। लेकिन प्राकृत में जो गाथा है वो अलग तरह की गाथा है। और ये काम, ये बात हरमन जैकोबी ने बहुत विपुला गाथाएं उनको कहते हैं। संस्कृत में विपुला गाथाएं दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन संस्कृत प्राकृत में विपुला और अविपुला दोनों प्रकार की गाथाएं मिलती हैं। तो जैकोबी ने एक बहुत सूक्ष्मता से बात कही कि विपुला भेद वाली गाथाएं, यानी जिस विपुला भेद वाली गाथाएं वो होती हैं जिनमें 12 मात्राओं के बाद यति नहीं होती है। तो उनमें चौथा गण जो है वो छठे गण की बात या तो जगण होगा या तो लघु यति सहित नगण होगा, यानी 4 लघु वर्ण होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हरमन जैकोबी ने कही, और कहीं भी संस्कृत छंद शास्त्र में ये बात नहीं कही गई है। संस्कृत छंद शास्त्र में भी नहीं, और संभवतः प्राकृत छंद शास्त्र में भी ये बात नहीं कही गई है। तो हो सकता है कि लक्षित करने की परंपरा रही हो, नष्ट हो गई हो, या किसी ने उसको लक्षित नहीं किया गया हो। तो इसलिए संस्कृत छंद शास्त्र के द्वारा गाथा पूरी तरह से मूल्यांकित नहीं हो पाएगी। तो
हम देखते हैं कि पारंपरिक काव्यशास्त्रीय ग्रंथों में अर्थ पर आधारित अलंकारों की दृष्टि से प्राकृत के सौंदर्य तो विवेचित हो पाते हैं, लेकिन वर्ण या वर्ण समूह पर आधारित जो अलंकार हैं या सौंदर्योपादान हैं, उनकी पूरी विवेचना नहीं हो पाती है। तो ऐसे 4 उदाहरण मैंने आपको यहाँ रखने का प्रयास किया है। तो संस्कृत की अपेक्षा, अब इसका कारण क्या है? संस्कृत और प्राकृत दोनों इतनी कॉग्नेट लैंग्वेजेस हैं, दोनों इतनी सजातीय और निकट की भाषाएं हैं कि सजातीय और निकट की भाषाओं में जो आप अंतर देखते हैं, ढूंढते हैं, वो 90% अंतर जो है वो फोनेटिक लेवल पर, फोनोलॉजिकल लेवल पर आप विवेचित कर सकते हैं। तो इसलिए वर्ण पर आधारित जो अलंकार हैं वो प्राकृत में कुछ विशिष्ट हो गए हैं, कुछ अधिक हो गए हैं। तो पहले जो 2 हैं वो स्वरों की आवृत्ति पर हैं। देखिए, अनुप्रास की जो लक्षण है संस्कृत काव्यशास्त्रों में वो है वर्ण साम्यम अनुप्रास। वर्ण की समानता को अनुप्रास कहते हैं। लेकिन संस्कृत का काव्यशास्त्री ये बहुत कैटेगोरिकली कहता है कि मैंने वर्ण तो कहा है, लेकिन वर्ण से आप स्वर वर्ण में ले लीजिएगा। स्वर वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास नहीं कहते हैं, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। छेकः वर्ण संघस्य, व्यंजन संघस्य। तो छेक या आवृत्ति अनुप्रास जो भी है वो वर्ण संघ की व्यंजन संघ की आवृत्ति के आधार पर होता है। लेकिन प्राकृत जो भाषा है उसमें विशिष्ट ध्वनि परिवर्तनों के कारण स्वरों की आवृत्ति दिखाई पड़ती है। स्वरों की आवृत्ति को संस्कृत का काव्यशास्त्री कभी भी अनुप्रास के अंतर्गत नहीं मानेगा। तो वो कहेगा कि स्वर जो है वो सहायक तो हो सकते हैं, लेकिन स्वर मात्रकृत आवृत्ति, इसको हम अनुप्रास के अंतर्गत नहीं मानेंगे। तो प्राकृत में कुछ विशिष्टताएं हैं जिसके नाते बार बार स्वर दिखाई पड़ते हैं। स्वर बहुत थे पहले, मूल भारतीय भाषा में स्वर बहुत थे, संस्कृत में मर्ज हो गए वो सारे स्वर। इसलिए संस्कृत भाषा जो है स्वरों की दृष्टि से दरिद्र भाषा मानी जाती है और व्यंजनों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध भाषा मानी जाती है। इसलिए जो अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं में जो स्वर हैं वे हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ स्वर मर्ज हो गए हैं। लेकिन प्राकृत जो है उसमें अनेक कारणों से स्वर जो है वो उद्भूत दिखाई पड़ते हैं। तो पहली तो विशिष्टता यह है संधि के अभाव के कारण। प्राकृत संस्कृत में सामान्यतया संधि जो है वो अनिवार्य होती है। संधियों के अनिवार्य होने का तात्पर्य क्या है? कविता में तो निश्चित रूप से अनिवार्य होगी, नहीं तो विसंधि नामक दोष हो जाएगा। तो संधियों के होने का क्या तात्पर्य? संस्कृत में इतनी संधियां क्यों होती हैं? अगर इस प्रश्न को हम देखें तो हमें पता चलेगा कि इसी के स्वरों का मर्जर करने के लिए, स्वरों को विलीन करने के लिए हमारी संस्कृत में स्वर कम है, बहुत कम है। अगर किसी भी पाश्चात्य भाषा की अपेक्षा आप देखें तो संस्कृत में स्वर बहुत कम है। प्राकृत में फिर स्वरों का उद्भव होता है। वैदिक संस्कृत में स्वर हैं, जैसे प्रौग शब्द या तितौ शब्द, अ उ एक साथ आ सकता है, लेकिन प्राकृत में लेकिन संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में ऐसा शब्द नहीं होता। प्राकृत में वो फिर से उद्भूत हो गए हैं स्वर। इसका कारण है संधियों का अभाव। और बहुत तरह की संधियां जो है वो या तो विकल्प से हैं या तो नितांत उसको रोक दिया गया है। उदाहरण के लिए प्राकृत में जो है पदयोः संधिर्वा हेमचंद्र कहते हैं, या यण संधि का नितांत निषेध किया गया है, न युवर्णस्यास्वे, ऐसा हेमचंद्र का सूत्र है। अयादि संधि का भी निषेध कर दिया गया है। और फिर तिङंत, 2 तिङंत अगर हो तो उसमें संधि का निषेध किया गया है त्यादेह सूत्र के द्वारा। तो कहने का तात्पर्य है कि विविध प्रकार के प्रसंग ऐसे हैं जिसमें स्वर संधियों का निषेध किया गया। स्वर संधियों की निषेध का क्या तात्पर्य है, क्या फल होगा? संधियों के निषेध का स्वर संधियों के निषेध का फल होगा स्वरों का सुनाई पड़ना। संधियां हो जाने का मतलब स्वर का विलुप्त हो जाना, स्वर का मर्जर। उदाहरण के लिए परिउम्बणेन अहरो अघ्घै या हरिसेण नाणच्छा सोहम कुणै पियोच्चिय विरये मुहापसाहणम जुवई जणो। अब जुवई अणु, ई और अ दोनों एक साथ आवृत्त हो रहे हैं।
परिउम्बणेन अहरो अघ्घई, ओ और अ एक साथ दिखाई पड़ रहा है, एक साथ आपको मिल रहा है। संस्कृत का काव्य शास्त्री इन प्रसंगों में अनुप्रास को नहीं मानेगा। इतना ही नहीं, अलंकार सर्वस्व की एक व्याख्या है विमर्शिनी, रुय्यक का जो अलंकार सर्वस्व है, उसमें जयरथ ने प्राकृत की एक गाथा उद्धृत करके कहा है कि इसमें स्वर आवृत्त हो रहे हैं, कहीं स्वरों की आवृत्ति को आप अनुप्रास न मान लीजिएगा। जैसे उदाहरण के लिए इंदीवरम मी इंदम मी इंदालम मी इंदिय गणम मी इंदिंदिरम मी इंदिम मी जो इणो सरिस संकप्पा। तो ये ई की अनुवृत्ति को वो कहते हैं कि अनुप्रास नहीं हो सकता। ये बात जो है वो न्याय्य नहीं है। संस्कृत की दृष्टि से तो ये बात ठीक है, क्योंकि संस्कृत में इस तरह से स्वरों की कॉन्टिग्युअस जो वॉवेल्स हैं वो संस्कृत में दिखाई नहीं पड़ते, एक साथ नहीं आते, तो ठीक है उसकी दृष्टि से। लेकिन प्राकृत में जो है वो आपको स्वरावृत्ति जनित चमत्कार स्पष्ट होता है, दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, और वो चमत्कार संस्कृत की अपेक्षा अतिरिक्त है। इसलिए आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्राकृत भाषा की भाषिक विशिष्टताएं ऐसी हैं जिसके आधार पर इसमें चमत्कार उत्पन्न होता ही है। तो मैं अगली बात करता हूं। ये तो दो पदों के बीच की बात थी। एक पद के बीच में भी, यानी जिसको अपदांत स्थिति पाणिनि कहेंगे, उसमें भी दो स्वर एक साथ हो सकते हैं, और ये तो संस्कृत में कभी हो ही नहीं सकता कि एक ही पद के भीतर दो वॉवेल्स एक साथ आ जाएं। इस स्वर को आप जानते हैं, सभी प्राकृत के विद्वान, महनीय विद्वान बैठे हुए हैं। उद्वृत्त स्वर कहते हैं, उभरा हुआ, जो पीछे से बच गया हो। तो उसमें भी आप, जैसे काग शब्द है, काक शब्द है, उसमें का अ हुआ, आ अ एक साथ आ गया। संस्कृत और प्राकृत में ये बड़ा अंतर है, हम जानते हैं। तो इन प्रसंगों में भी यथेष्ट चमत्कार की अनुभूति होती है। तो स्वरों की निरंतरता वाला ध्वनिक वितरण चूंकि संस्कृत में संभव नहीं है, इसलिए संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और ये चीज अगर हम प्राकृत को ध्यान में रख करके कहेंगे तो हमारा भारतीय साहित्य शास्त्र है, उसमें नए मानदंड जुड़ेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हियए, हृदय को प्राकृत में हो जाएगा हियए। तो आप देखें ई अ ए, ये तीनों की आवृत्ति हो रही है। हियए नमाई लखिय रे तू अवियडे विसे परियोसो। तो इसमें अ ई आ ई वगैरह की आवृत्ति हो रही है। जी थोड़ा संक्षिप्त करें यार। हाँ, तो मैं छोड़ ही देता हूँ। दो चीजें जो है ना, दो अभी बाकी हैं, तो उसको मैं रहने देता हूँ, किसी अन्य प्रसंग में चर्चा करेंगे उसकी, क्योंकि समय कम है। तो अंतिम निष्कर्ष मैं बोल देता हूँ कि नहीं, निष्कर्ष मत बोलिएगा, मेरा निवेदन है। मैं जय कुमार बोल रहा हूँ। आपने व्यंजन प्रधान संस्कृत भाषा, स्वर प्रधान प्राकृत भाषा जो कहे हैं, इसका एक उदाहरण बताए। उदाहरण मैंने दिया है सर, दिया है, लेकिन उसका स्पष्टीकरण करें। अच्छा, उन उदाहरणों को स्पष्ट कर, ठीक है। तो उदाहरण के लिए जैसे हृदये नमाति, आप इसके अगर हरि विजय एक ग्रंथ है जो लुप्त हो चुका है, सर्वसेन नामक एक बड़े महाकवि वाकाटक नरेश हुए थे, जैसे वो है सेतुबंधु, उसी तरह से हृदये नमाति लक्षित रेचित शोक विकटेपि तस्य परितोषः। हृदये नमाति, हृदये नमाति, ये है संस्कृत उसका, लेकिन प्राकृत मूल क्या है? हियये नमाई। तो आप देखें उसमें आप ये नहीं कह सकते कि प्राकृत जो है वो स्वर प्रधान है या संस्कृत व्यंजन प्रधान है। मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि संस्कृत में दो स्वरों की का सहावस्थान असह्य है, वो इंटॉलरेबल चीज है, सिचुएशन है। प्राकृत में पदांत और अपदांत दोनों स्थितियों में दो स्वरों का सहावस्थान, निरंतर आगमन, कॉन्टिग्युअस एग्जिस्टेंस जो है वो सह्य है। और इसका तात्पर्य है स्वरों की आवृत्ति। तो स्वरों की आवृत्ति के कारण जो एक विशेष प्रकार का चमत्कार प्राकृत कविता में सुनाई पड़ता है, वो संस्कृत में संभव नहीं है।
संस्कृत में संभव नहीं है तो ठीक है, अनुप्रास का वितरण करते हुए, की व्याख्या करते हुए संस्कृत के अंतर्गत उनको न लाया जाए, लेकिन प्राकृत कविताओं के चारुत्व के उचित विवेचन के लिए आवश्यक है कि अनुप्रासता में स्वरों की आवृत्ति को भी कारण माना जाए। इस प्रकार हमने देखा कि प्राकृत के उपर्युक्त चमत्कारों के प्रसंग पारंपरिक काव्यशास्त्र द्वारा ठीक ठीक उचित रीति से व्याख्यात नहीं हो सकते। दो जो बाकी हैं, सिर्फ मैं उनका नाम लेता हूं। अंत्यानुप्रास, जिसको तुक कहते हैं, जो संस्कृत में सर्वथा अनुपस्थित है, वो पादांतगत अनुपस्थित है, पदांतगत तो संस्कृत में भी है, और वो जो है वो प्राकृत के काव्यशास्त्र के माध्यम से नहीं हो रहा है। और व्यंजनों का जो समीकरण होता है प्राकृत में, आप जानते हैं कि बहुत बड़ा फीचर है प्राकृत का, उसके माध्यम से अनुप्रासों का श्रेण्यंतरण होता है, यानी रैंक शिफ्टिंग होती है। मतलब अनुप्रास अगर प्राकृत में, संस्कृत में कम है, उसकी मात्रा कम है, तो प्राकृत में ज्यादा हो जाएगी। या संस्कृत में अगर वृत्त्यनुप्रास है तो यहाँ छेकानुप्रास हो जाएगा, या छेकानुप्रास है तो वृत्त्यनुप्रास हो जाएगा। तो ये चार प्रसंग जो हैं कम से कम, वे ठीक ठीक व्याख्यात नहीं हो सकते। तो प्राकृत की कविताओं के मूल्यांकन में इनका ध्यान रखा जाना आवश्यक है, अन्यथा वो उसको ठीक ठीक हम उसके साथ न्याय नहीं कर सकते। तो चूंकि भारतीय काव्यशास्त्र संस्कृत के साथ प्राकृत कविताओं को भी मूल्यांकित करता है, इसलिए इन प्रसंगों को दृष्टि में रखने से काव्यशास्त्र की सीमाओं में भी विस्तार होना सुनिश्चित है। आप सभी विद्वानों ने बहुत धैर्य से सुना और मुझे प्रसन्नता हुई अपनी बात को आप लोगों के सामने रख करके। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजकों को विशेष धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया।